हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आपकी अच्छी चल रही होगी, बर्डन भी है इस वक्त, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी कहता हूँ कि यहाँ पर अपने जितने भी नोट्स हैं, अब जो जनवरी का मंथ आने वाला है वो टोटली रिवीजन का रखें, क्योंकि हमारा 4 फेब 2026 एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीएसएस का। तो आपने एक मंथ जो है अपनी रिवीजन के लिए लाजमी रखना है, ठीक है। तो उसके अंदर आपने जितने भी आपके कह लें कि 10 सब्जेक्ट है उनको आपने रिवाइज करना है। ऐसे के नोट्स आप अगर बनाए हैं तो वो आपने लाजमी उनको रिवाइज करना है, ठीक है। आपकी वोकेबलरी के अगर आपने नोट्स बनाए हैं या नोटबुक है तो उनको लाजमी आपने रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं पहले भी बताता हूँ कि अपनी एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डान का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर हम जो है अपने जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसे का पेपर होता है, जो हमारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं यहाँ पर रिलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं, और एक हम मिच्योर यहाँ पर जो है कह लेके एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर। तो मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने चीज़ों को जब भी आप मेन एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं, क्वेश्चन एक ही होता है, क्वेश्चन आपका एक ही होता है, मुद्दा एक ही होता है, लेकिन हर एस्पिरेंट्स अपने एंगल से जो है उसको डील करता है और लिखता है। और एग्जामिनर क्यों समटाइम जो है वो नंबर आपके जो एक पेपर के अंदर 70 हो रहे होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो आपको लगता है कि आपने एक मिच्योर जो है यहाँ पर जो है वो कह लेके एनालिसिस दिया, तो एग्जामिनर को भी पता चल रहा होता है कि यहाँ पर इसका जो कह लेके एनालिसिस है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ है, ना तो पर्सनलाइज्ड हुआ है, ना इमोशनल हुआ है, और ना यहाँ पर हार्शनेस नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपने जो कह लेके एनालिसिस को जो है ना एक मिच्योर बनाना और उसको बैलेंस अप्रोच के साथ डील करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये एक टेक्निक भी है जो आपने यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे उनको लेकर आज जो हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा यहाँ पर डान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास रहने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास रहेगा व्हाट विल 2026 ब्रिंग, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो बेसिकली इसको जो कनेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ के साथ जो है बेसिकली कनेक्ट किया जा रहा है इकोनॉमिक जो हमें यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो ये टोटली उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसका इकोनॉमिक रिवाइवल की खातर जो उसको बनाया गया, तो उसकी जो हमें अभी कह ले कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। हालांकि यहाँ पर IMF जो कह ले कि 15 पॉइंट्स जो दिए यहाँ पर, तो उनके अंदर भी सिफक के ऊपर काफ़ी जो है यहाँ पर जो है जोर दिया गया कि इसको जो है कह लें कि एनुअल बेस्ड जो है यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पाथ टू रेजिलियंस। यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर्स का सामना है, लेकिन अभी आपका पता है 2025 के अंदर यहाँ पर फ्लड आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है फ्लड मैनेजमेंट फेलोर्स जो हमें देखने को मिलता है, तो हो सकता है आपका NDMA जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो उसको लेकर कोई ऐसे का टॉपिक भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्लड मैनेजमेंट जो फ्लोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसका भी जो है ऐसे के अंदर जो है कोई टॉपिक पूछा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान रिसेंट अगर ईयर से देखा जाए 2022 के अंदर देखें कितना फ्लड आया, यहाँ पर अगर 25 के अंदर देखें तो तकरीबन 70 लाख लोग यहाँ पर कह सकते हैं 6.9 मिलियन लोग जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुए। उसके बाद अगर बोला जाए 2,40,000 के करीब घर यहाँ पर डैमेज हुआ, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हुआ। तो अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो 822 बिलियन रुपीस यहाँ पर लॉस होता हुआ हमें नजर आया। तो KPK के अंदर भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट इसके सॉल्यूशन दिए गए, यहाँ पर रेमेडीज है उनको भी देखेंगे, और कुछ थोड़ी रेमेडीज है तो हम और ज्यादा जो इसको ऐड करके जो आपके लिए जो है वो लेकर आएंगे या प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके बाद है कि इंडिया चिनाब डैम प्लान राइल्स इको एक्टिविस्ट पाकिस्तान अलाइक। यहाँ पर हम बात करते थे जो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर यूनिलैटरल एक्शन जो है लेते हुए इंडिया ने यहाँ पर सस्पेंड किया, लेकिन यहाँ पर जो अगर देखें तो चिनाब रिवर के ऊपर डैम बनाए जाने के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह जो है यहाँ पर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर वायलेट कर रहा है। और हाइड्रो पॉलिटिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वाटर को एज ए वेपनाइजेशन जो है वो कह ले के या एज ए टूल या वेपन जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान यूज किया जा रहा है बाय इंडिया। तो इस चीज को यहां पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी ट्रंप एंड नेतन्याहू टॉक्स, फ्लोरिडा के अंदर यहां पर टॉक्स हो रही है, इस चीज को यहां पर हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है।
इंडिया चेनाब डैम प्लान राइल्स और इको एक्टिविस्ट पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा यहां पर इंडिया चेनाब डैम प्लान राइल्स इको एक्टिविस्ट पाकिस्तान अलाइक। यहां पर ये देखेंगे कि जो हाइड्रोपॉलिटिक्स हमें यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है, जिस तरह यहां पर इंडिया ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड किया यहां पर आफ्टर पहलगाम अटैक, ठीक है। उसके बाद दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर हमें वॉर देखने को मिली है। लेकिन आज ये हम एक न्यू डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके ऊपर इंडिया ने चेनाब रिवर के ऊपर एक न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पहले कह ले के सस्पेंड किया गया या उसको रोका गया था, लेकिन अब उसको यहाँ पर अप्रूवल मिल गई है। तो देखें पहले हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पर वाटर को एज ए वेपन या टूल जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो किस तरह हमें रीजनल लेवल के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोपॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम जो हमारा जो पूरा केस स्टडी रहेगा वो चेनाब के अराउंड रहेगा, ठीक है। चेनाब के ऊपर जो जो डैम बनाए जा रहे हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ पर पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी किस तरह सस्पेंड की गई। तो अब ये 2025 के जितने भी यहाँ पर हमें इवेंट्स या डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई है, तो ये अब 2026 के अंदर सीएसएस एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पे हमें फिट करना पड़ेगा। उसके बाद हाईएस्ट टैक्स डिप्लोमेसी, ट्रंप नेतन्याहू टॉक्स। अब यहाँ पर ट्रंप और नेतन्याहू जो टॉक्स फ्लोरिडा के अंदर हो रही है, बेसिकली यहाँ पर ट्रंप ने नेतन्याहू को जो है अपने घर इनवाइट किया है, ठीक है, फ्लोरिडा के अंदर। तो यहाँ पर दोनों जो है वो कह ले के लीडर्स के अंदर जो कह ले कि यहाँ पर मीटिंग हुई और जो चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई, उस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। स्पेशली जो केस हमारा रहेगा इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर जो सीज फायर हुई है, उस चीज को लेकर यहाँ पर डिस्कस। यहाँ पर हमने रिसेंट अभी जो है यहाँ पर डान का कंप्लीट एनालिसिस में हमने यहाँ पर देखा था कि किस तरह गजा के पूरा कंप्लीट हम ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पर फ्लोरिडा के अंदर जो ट्रंप और नेतन्याहू के अंदर टॉक्स हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। ये आप जो अपने कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आता तो उसके अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है वो लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर बात आएगी मैरीटाइम पॉलिसी फाइनलाइज्ड ब्लू इकोनॉमी एंड पाकिस्तान। इस चीज को देखेगा अभी ब्लू इकोनॉमी हमारे देख ले कि लास्ट ईयर से बड़ी कह ले कि इसके ऊपर डिबेट भी चलती रही है, तो लेकिन अभी मैरीटाइम पॉलिसी हमें यहाँ पर फाइनलाइज्ड होते हुए देखने को मिली है। तो ब्लू इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करेंगे क्या है और मैरीटाइम पॉलिसी जो है वो अपनाई गई तो वो क्या चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास रहेगा। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट ये हुई है कि यूक्रेन वॉर ड्रोन अटैक क्लेम्स थ्रेटन पीस टॉक्स। अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनकी रेजिडेंस पर जो है यहाँ पर ड्रोन अटैक किए गए हैं यूक्रेन की तरफ और ये क्लेम बेसिकली कर रहा है रशिया। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने इस चीज को यहाँ पर रिजेक्ट किया है। लेकिन इस चीज को यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह यहाँ पर जो है यूएसए ने और यूरोपीय यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, फिर हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर इंटरनेशनल कमीशन बनाया फॉर इसके लिए यूक्रेन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रंप ने क्या किया, 28 पॉइंट्स यहाँ पर पीस प्लान भी दिया, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अटैक की बात की जा रही है, इस चीज को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले। उसके बाद हमारे पास लास्ट रहेगा यहाँ पर वोकैब। तो वोकैब की लिस्ट जो हम लास्ट पर डिस्कस करते हैं विद इंग्लिश एंड उर्दू मीनिंग के साथ, और उसके साथ साथ 2 सिनोनिम्स की हम लाजमी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ये 6 टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट विल 2026 ब्रिंग। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ये है कि जहां पर ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक स्टैग्नेशन हमें देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी जो 2022 गुजरा या 2023 गुजरा, तो यहाँ पर जीडीपी जो हमारा माइनस के अंदर रहा है। तो माइनस के अंदर कितना रहा है कि 0.22% पर यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी है यहाँ पर कि जो आपका यहाँ सिफ्क है ना, पहले सिफ्क के बारे में बता दूं, इसको बेसिकली 2023 के अंदर बनाया गया था
इस्टेब्लिश किया गया। इसका पर्पस था यहाँ पर जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर, आईटी के ऊपर, और ये जितना भी इंडस्ट्रीज है उसको इसने क्या करना था, यहाँ पर कवर करना था, मिनरल्स को लेकर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इसका पर्पस ये था कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिवाइवल लेकर आना पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये हमें यहाँ पर फ्लोर होता हुआ नजर आता है। उसकी वजह यहाँ पर कैसे होता हुआ नजर आता है, क्या यहाँ पर आईएमएफ ने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो गवर्नेंस एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जो दी है आईएमएफ ने अभी रिसेंटली, उसके ऊपर मेरा कंप्लीट लेक्चर भी है, एनालिसिस भी है, उसके साथ साथ उसने 15 पॉइंट्स भी दिए हैं। लेकिन उसके अंदर जो डायग्नोस्टिक करप्शन रिपोर्ट है या असेसमेंट रिपोर्ट है, उसके अंदर उसने कहा है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर यहाँ पर करप्शन देखने को बहुत ज़्यादा मिली। लेकिन उसका जो सिर्फ काम जो बेसिकली हमारा केस रहेगा कि सिर्फ ने यहाँ पर जो एनुअल बेस्ड यहाँ पर जो रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए थी वो यहाँ पर जो है वो पब्लिश नहीं की गई। तो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमें नजर आती है। लेकिन इसके जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पर नजर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो रिवील्ड पाकिस्तान हैज नो ग्रोथ प्लान, पाकिस्तान के पास कोई भी ग्रोथ प्लान नहीं है। ये बेसिकली बेस जो कर रहा है यहाँ पर टोटली अगर देखा जाए तो बेल आउट प्रोग्राम के ऊपर, टैक्स का जो यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नजर आता है, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कोई सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आने का। उसके बाद बिजली के बिलों के अंदर इजाफा हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेट हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान के अंदर 7.1%, कितना है हमारे पास 7.1% हमें यहाँ पर रेट देखने को मिल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान। तो ये तीनों चीजें यहाँ पर अगर देखा जाए तो बढ़ाने से, टैक्स बढ़ाने से, बिजली के बिल बढ़ाने से, जॉब न्यू क्रिएट ना करने से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी और कोई ग्रोथ प्लान हमें यहाँ पर नजर नहीं आता। तो ये अकॉर्डिंग टू किसके जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, तो ये दिसंबर 2024 के अंदर इन्होंने रिमार्क्स दिए थे और क्रिटिसाइज किया था कि हाई टैक्स कोई सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का। यहाँ पर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर एफडीआई को लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन टैक्स, हाई टैक्स लगाकर अगर आप करेंगे तो लोकल बिजनेसमैन जितने भी हो वो सारे क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर ट्रांसफर हो जाएंगे या बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेटरमेंट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म है, अगर ये पूरी ओपिनियन को अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर अब यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर है अभी जो सरफराज अहमद एक्नॉलेज्ड यहाँ पर पाकिस्तान हैज नो ग्रोथ प्लान, क्रिटिसाइज हाई टैक्स फिजिकल मैनेजमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद मिड जनवरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लेम किया है कि यहाँ पर आउट ऑफ द वुड्स है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बिलावल ने यहाँ पर यहाँ पर बड़ा कहा है कि हम जो है फेडरल फाइनेंशियल बर्डन को जो है यहाँ पर हेल्प आउट करेंगे, उनकी काफ़ी मदद करेंगे, शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर देखें हो क्या रहा है, टोटल अगर ये देखा जाए ना ओपिनियन, अगर टोटल यहाँ पर क्रिटिसिज्म है इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर के दो चीज़ें यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा जो प्रोमिस किए जाते हैं, जो यहाँ पर पब्लिक की जाती है चीज़ें, लेकिन उनके अंदर कोई रियलिटी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ बेसिकली इस ओपिनियन के अंदर ये कही गई है कि किस तरह हाई टैक्स कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद बिजली के बिलों में इजाफा, उसके बाद महंगाई करना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, करप्शन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिफक को अपनी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करनी चाहिए, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है। उसके बाद एजुकेशन होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मल्टीफेरियस आप यहाँ पर रेमेडीज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सजेशंस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास रहेगा पाथ टू रेजिलियंस। ये टोटल जो हमारा अगर बेस की जाए तो एनडीएमए के ऊपर बेस करता है बेसिकली, ठीक है। एनडीएमए, अब एनडीएमए आपको पता है ऑलरेडी जो पहले के सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं या थर्ड अटेम्प्ट वालों को बड़ा अच्छी तरह इनके ऊपर ऐसे भी प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको नेचुरल डिजास्टर से हवाले से जितने भी कहले के टॉपिक्स हैं उनको भी कवर किया हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स न्यू भी हैं जिनको अभी तक चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट टू रेजिलियंस जो हमारे पास ओपिनियन रहेगी, 3 पिलर्स ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए अब 1950 से लेकर पाकिस्तान
नेचुरल डिजास्टर्स में ट्रैप हुआ पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए 1973 का 1973 के अंदर फ्लड आया, फिर 1992 के अंदर आया 1992 का फ्लड, उसके बाद 1996 के अंदर हमें यहाँ पर फ्लड देखने को मिला, फिर यहाँ पर उसके बाद बहुत बड़ा यहाँ पर जो फ्लड आया 2010 के अंदर हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर जो उससे भी ज़्यादा जो हमें यहाँ पर देखने को मिला वो 2022 के अंदर 2022 के अंदर देखने को मिला, जिसका लॉस हमें $30 बिलियन जो हमें यहाँ पर हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो 2025 के अंदर हुआ आया है यहाँ पर फ्लड, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 822 बिलियन रुपीस का यहाँ पर लॉस हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2.5 लाख के करीब जो है यहाँ पर घर डैमेज हुआ है। उसके बाद कह लें कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होते हुए हमें नजर आई। तो देखिए हो क्या रहा है कि उसके बाद अगर देखा जाए 2005 के अंदर 8 अक्टूबर को यहाँ पर जो इतना बड़ा यहाँ पर जलजला आता है, उसकी वजह से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होते हैं, इतने लोगों की यहाँ पर जो है वो जान चली जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर NDMA जो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई 2007 के अंदर, उसका जो एक्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010, जिसको स्टैब्लिश किया गया प्रॉपर, यहाँ पर जो चेयर करते हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देखिए हो क्या रहा है, ये अभी जो अगर देखा जाए 2025 के अंदर अगर देखा जाए तो NDMA ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब नेशनल लेवल के ऊपर तो NDMA रहेगा, उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल जो हमारे पास रहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगी PDMA, ठीक है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगी। तो अभी क्या हुआ, जो अभी कह लें कि जो फ्लड आया 2025 के अंदर, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो NDMA की या PDMA की जो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्शंस बार बार की जा रही थी कि यहाँ पर इतना पानी आ सकता है, इतना आ सकता है। तो यहाँ पर जो पूरा अगर देखा जाए फ्लड्स कितना हो सकता है, उसके बाद बारिश के लिए, उसके बाद टोटल अगर देखा जाए जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उसको लेकर, तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्शंस कह लें कि यहाँ पर हमें देखने को मिले प्रेडिक्शंस, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारी कमियां हैं। अगर देखें क्वेश्चन, अगर देखें ऐसे का टॉपिक भी आ सकता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। उसके बाद अगर बात की जाए फ्लड मैनेजमेंट, जो फ्लोर हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर, चैलेंजेस क्या हैं उसके, ठीक है, उसके अंदर क्या फ्लोर्स हैं, ठीक है, क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कैसे किया जा सकता है, सजेशंस क्या है, रेमेडीज क्या है, ठीक है, उन चीज को उनके अंदर, उनमें से अगर देखा जाए 3 चीजें यहाँ पर रेमेडीज के तौर पर दी गई हैं, लेकिन हम और भी इसके अंदर रेमेडीज ऐड करेंगे कि इसको NDMA को मजीद कैसे जो है यहाँ पर बेटर बनाया जा सकता है। का NDMA का पर्पस क्या है, यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन, ठीक है, मिटिगेशन, अडॉप्टेशन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नजर आता है हमें रिस्पॉन्सिवनेस, हमें यहाँ पर नजर आता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन की, रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाती है तो ये टोटली जो काम है NDMA का काम है, को ये इसने जो है बेसिकली इसको कवर करना होता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमें नजर आती है, यहाँ पर फर्स्ट जो यहाँ पर रेमेडी के सिस्टमिक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम रिएक्टिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोऑर्डिनेटिंग नेशनल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पर बात की जाती है कि नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अच्छी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ट्रैक, रियल टाइम डाटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम डाटा यहाँ पर मैटर करता है कि कितना है, उस चीज़ को भी कवर करना है। इनएबलिंग प्रोएक्टिव मेजर्स, उसके बाद जो है अच्छे जो है यहाँ पर पर्टिनेंट अगर कहें स्टेप्स या मेजर्स जो लिए जा सकते हैं ताकि क्या किया जा सके टू प्रोटेक्ट कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंट गेन्स, ताकि जो है डेवलपमेंट की जा सके और कम्युनिटीज को क्या किया जा सके, मार्जिनलाइज्ड या लोकल कम्युनिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। सेकंड हमारे पास नजर आता है कि यहाँ पर रिजिलियंस फ्रॉम द ग्राउंड अप। ग्राउंड अप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है, तहसील लेवल के ऊपर है, यहाँ पर हमें नजर आते हैं, या यूनियन काउंसिल से, उनको इंपावर करना है, उनको अवेयरनेस देना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ताकि अगर नेचुरल डिजास्टर्स की सूरत हाल हो तो उनके पास एक प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पर वो क्या करें, जो लोकल कम्युनिटीज है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, ताकि जितना भी लॉस हो उसको एटलीस्ट बचाया जा सके, ठीक है, एज पॉसिबल एज, ठीक है। उसके बाद बात की गई है यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट टू लीड। अब यहाँ पर एक और बात भी ऐड की गई है कि विमेन्स को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। देखिए क्यों इंक्लूड करना चाहिए, देखिए सबसे ज्यादा अगर नेचुरल डिजास्टर में अगर मैं लॉस देखा जाए, ठीक है, बाकी तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, ये एग्रीकल्चर भी लॉस है, लेकिन यहाँ पर विमेन्स को जो है देखने को चैलेंज जो फेस करना पड़े, इसके अंदर ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 6 लाख
प्रेग्नेंट विमेंस को जो है चैलेंजेस या इश्यूज देखने को मिले, हैरेसमेंट का यहाँ पर हमें जो है वो इश्यूज देखने को मिले जो फ्लड के दौरान आए, जो 2022 के अंदर देख ले, अभी 2025 के अंदर देख ले, तो जो कह लें कि जो इस तरह के जो वुमेन्स है उनको फिर जो एक किस्म की होपलेस हो जाती है या लाचार हमें नजर आते। तो इस तरह अगर वुमेन्स को अगर डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए तो यहाँ पर विमेंस जो है अपने विमेंस कम्युनिटी की जितने भी मसाइल्स को अंडरस्टैंड करती हैं कि इनको कैसे इंपावर किया जा सकता है, इनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो है इनको जो है वो अवेयर किया जा सकता है या उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर से बेटर दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें यहाँ पर हमें नजर आती है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा एनडीएमए के अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर यूज किया जाए तो जितने भी अगर नेचुरल डिजास्टर से पहले यहाँ पर प्रेडिक्शंस हो जाती है तो उनके बेस के ऊपर फिर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर प्लानिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सकती है, फिर आपके अडॉप्टेशन, फिर मिटिगेशन के स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बजट की बड़ी कमी आती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो बजट है वो भी काफी जो है यहाँ पर हमारे पास लो रहता है, तो बजट को भी यहाँ पर जो है यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा ताकि जितनी भी अफेक्टेड कम्युनिटीज है या मार्जिनलाइज्ड है या लोकल कम्युनिटीज है उनको क्या किया जा सकता है, हेल्प आउट किया जा सके और उनको क्या क्या अपलिफ्ट किया जा सके, जितना भी उनका लॉस हुआ है एटलीस्ट पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनको जो है यहाँ पर स्टेबलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर डैम्स आ जाएंगे आपके, वो बनाने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें फिर आ जाती है, फिर आप जो रह जाते हैं तो आप बहुत सारी मल्टीफेरियस आप रेमेडीज दे सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, रीजनल लेवल के ऊपर हमें जो देखने को मिल रही है, इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पर, चिनाब डैम प्लांट्स राइल्स का जो कर रहा है यहाँ पर चिनाब रिवर के ऊपर हाइड्रो जो प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की जा रही है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। वेपनाइजिंग वाटर द चिनाब रिवर डिस्प्यूट, अब जो है इंडस वाटर ट्रीटी का तो यहाँ पर हमें नजर आता है, लेकिन यहाँ पर चिनाब डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के दरमियान में स्टार्ट होता हुआ हमें नजर आता है। अब रीजनल लेवल के ऊपर हाइड्रोपॉलिटिक्स का सामना तो हो करना पड़ ही रहा है, पाकिस्तान को काबुल की तरफ में भी करना पड़ रहा है, काबुल रिवर की तरफ से, इंडिया की तरफ से भी करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर पहलगाम का अटैक होता है तो यहाँ पर जो अप्रैल के अंदर उसके बाद जो है यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए इंडिया क्या करता है कि यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। उसके बाद बहुत सारे जो है यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए अभी 25 के अंदर जो फ्लड आता है तो इंडिया के पास जो इतना पानी है तो वो क्या करता है, चिनाब के अंदर छोड़ देता है। तो इस तरह ये काफ़ी जो है यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले भी बात करते हैं कि यहाँ पर दरियाओं का रुख नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन उसमें फ्लो कम किया जा सकता है और यही काम जो है हमें यहाँ पर इंडिया करते हुए नजर आता है। तो इंडिया अगर देखा जाए वाटर को एज ए वेपन या टूल जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज को भी देखना है। इंडिया रिसेंट अप्रूवल फॉर कॉन्ट्रोवर्शियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अब जो है ना ये अभी कंट्रोवर्शियल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा था चिनाब के ऊपर उसकी अप्रूवल दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए चिनाब रिवर हैव इग्नाइटेड सीरियस कंसर्न्स ओवर यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ इंडर वाटर ट्रीटी एंड इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी एंड द एनवायरमेंट, disputed hydroelectric project in the Indus Basin. These projects include, अब उनमें से कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास रहेगा सवालकोट, रैटल, उसके बाद बरसार, उसके बाद पाकाल दल है, उसके बाद हमारे पास कवार है, उसके बाद कीरू है, उसके बाद जो है वह यहाँ पर किरेथाई है, किरेथाई 1, उसके बाद यहाँ पर किरेथाई 1, किरेथाई 2, उसके बाद दलहस्ती स्टेज 2 जो है यहाँ पर जो किया जा रहा है, यहाँ पर बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट है जो पहले अगर रोके गए थे, अब उनकी अप्रूवल दे दी गई है कि वो चिनाब रिवर के ऊपर जो है ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनके नाम जो है अपने लाजमी कर, सबसे पहले सवालकोट आएगा, रैटल आएगा, बुरसार आएगा, पकाल दल आएगा, कवार आएगा, कीरू आएगा, किरेथाई 1 एंड किरेथाई 2, उसके बाद दलहस्ती स्टेज 2 जो है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चिनाब के ऊपर बनाए जाने की बात की। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जितना भी चिनाब का जो वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है या पानी जो आ रहा है, तो उसकी जो कह ले कि यहाँ पर एकदम से जो है उसके फ्लो में कमी आ जाएगी। क्या आएगी, फ्लो में कमी आ जाएगी। न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ग्रीन लाइट द 260 मेगावाट दलहस्ती जो यहाँ पर स्टेज 2 हमें नजर आता है, रिवाइव्स, उसके बाद क्लियरेंस फॉर द लार्जर
1856 मेगावाट सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमें नजर आता है, ठीक है, ऑन द चनाब रिवर। अब ये दोनों इन ऑक्युपाइड जम्मू J&K, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें यहाँ पर नजर आता है। ये न्यू प्रोजेक्ट्स हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पर सस्पेंड की गई, ये आपको ऑलरेडी पता है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ये दरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का दरिया एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा जो है इन दरियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए रीजनल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यहाँ पर हमें नजर नहीं आती। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन, एनवायरमेंटलिस्ट्स वॉइस ग्रेव एप्रीहेंशंस अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स थ्रेट टू द फ्रेजाइल हिमालयन इकोलॉजी। उसके बाद स्टडीज रिवील 33.3% रिडक्शन एंड ग्लेशियल वॉल्यूम एंड चनाब। यहाँ पर चनाब बेसन के ऊपर बात की जाए तो 33.3% हमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। कब से? 2005 से लेकर अभी तक, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इंपैक्टिंग वाटर सिक्योरिटी फॉर मिलियंस एज ए 60% ऑफ द इंडस वाटर इरिगेशन ऑन रिलायंस ऑन द ग्लेशियल मेटल्स। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जितने भी ग्लेशियर मेटल्स मेल्ट होते हैं, सॉरी, तो मेल्ट होने के बाद दरियाओं में पानी आता, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान के अंदर को वो पूरा डिपेंड करता है कि इन दरियाओं के ऊपर। तो अगर देखा जाए तो इंडिया क्या कर रहा है, चनाब रिवर के ऊपर जो है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जैसे सवालकोट है, दलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट्स है, इस तरह के जो है या बना रहा है, ठीक है। अब अप्रूवल भी दे दी गई। अब हो क्या कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक न्यू डेवलपमेंट है, ये आपका इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इसको लाजमी ऐड करें, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर जो अभी कह ले के हाई स्टैक डिप्लोमेसी हमें यहां पर देखने को मिली है। हुआ क्या है कि यहां पर जो कह ले के नेतन्याहू ट्रंप मीट टू डिस्कस नेक्स्ट फेज ऑफ गजा प्लान। अब फर्स्ट में क्या हुआ, यहां पर सीज फायर हमें देखने को मिली। सेकंड में क्या बात की जा रही है, बेसिकली हमास को डिसआर्म करना है, और थर्ड वन क्या करना है, यहां पर जितने भी इजराइल फोर्सेस को यहां से क्या करना, विदड्रॉ करना है। तो यहां पर यह चीजें नजर आ रही। यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कन्वेंट इन फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घर पर इनको जो है इनवाइट किया है नेतन्याहू का फ्लोरिडा के अंदर, ठीक है, टू टैकल प्रेसिंग रीजनल इश्यूज। दिस डिस्कशन सेंटर्ड और एडवांसिंग द गजा सीज फायर, एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहाँ पर एक और बात भी की गई है कि अगर यहाँ पर जो है वो कह ले कि ईरान अपने जितने भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है उनके ऊपर अगर वो कंट्रोल नहीं करता तो एक बार फिर जो है यूएसए जो है वो इनके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करेगा। तो ये ट्रंप की स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अपने नोट डाउन करना है। रीइंफोर्सिंग द स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन नेशंस। उसके बाद की आउटकम्स एंड डिमांड अमर्ज फ्रॉम देयर मीटिंग्स। अब ये 5 मिनट की जो बोला जा रहा है कि 5 मिनट की इनके दरमियान में मीटिंग रही है इस चीज को लेकर। इसके 5 मिनट में इन्होंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू ट्रंप। डिसआर्मिंग हमास, सबसे पहले अगर देखा जाए सेकंड जो फेज रहेगा, हमास को क्या करना, डिसआर्म करना है। उसके बाद न्यूक्लियर वार्निंग दी है यहाँ पर यूएसए प्रेसिडेंट ने कॉशन ईरान दैट वाशिंगटन में स्ट्राइक ऑफ देयर इज एविडेंस ऑफ द कंट्री रीबिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा रीबिल्ड करता है ईरान तो यहाँ पर फिर यूएसए जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद अनवेवरिंग सपोर्ट की बात की जाए तो नेतन्याहू ने और जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा तारीफ भी की है। नेतन्याहू की यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हमें नजर आते हैं कि वॉशिंगटन का जो व्हाइट हाउस के अंदर में हमें फर्स्ट ऐसा प्रेसिडेंट मिला है जो बहुत अच्छा है और वो है जी ट्रंप। उसके बाद अगर ट्रंप ने भी यहाँ पर काफी अच्छे रिमार्क्स दिए नेतन्याहू के बारे में कि ये बहुत अच्छा जो है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो इस चीज को भी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर काफी जो आपको पता है कि ट्रंप का जो बिहेवियर है उसके ऊपर वो काफी जो है यहाँ पर जो है इस तरह के कमेंट्स देते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के अगर कह लें कि मेरे फेवरेट हैं चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कह लें सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, ठीक है। तो इस तरह जो वो काफी जो है तारीफों के पुल बांधते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है। ये चीजें तो उनकी फिर ओल्ड है ना। तो ये चीजें, ये स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है ईरान को लेकर और जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है हमास को डिसआर्म करना उसको। देखिए इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं, एक एक चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही जो होती जा रही है उस चीज को देखेंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू टॉक्स इन फ्लोरिडा, ये चीज आपने ऐड करनी है लाजमी, ये एक न्यू डेवलपमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सॉरी मैरीटाइम पॉलिसी फाइनलाइज ब्लू इकोनॉमी के साथ इसको यहाँ पर
रिलेट करेंगे। अब ब्लू इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि आपका द यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब जितने भी कह लें कि ओशन के रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल फिशरीज है, शिपिंग है, आपकी टूरिज्म है कोस्टल एरियाज के ऊपर, उसके बाद आपकी पोर्ट्स हैं जितनी भी उनको लेकर, ठीक है। तो ये उसके बाद माइनिंग, जितने भी आप मिनरल्स जो माइन करते हैं समंदर के अंदर वो लेकर, तो इस तरह के जिस तरह ये जितने भी हैं ये रिसोर्सेज बेसिकली ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को ही बोला जाता है ब्लू इकोनॉमी। अब हुआ क्या कि मैरीटाइम पॉलिसी को एक फाइनलाइज किया गया है, यहाँ पर इस चीज को देखना, पाकिस्तान नेवी स्ट्रेटेजिक विजन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको लाजमी ऐड करिएगा। रेयर एडमिरल मोहम्मद सोहेल असद अनाउंस्ड अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो ब्लू इकोनॉमी के लिए जो है काफी जो है वो हेल्पफुल होने वाली है, जो लास्ट ईयर से जो है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो करंटली अंडर गवर्नमेंट रिव्यू एम्ड एट bolstering पाकिस्तान नेवल कैपेबिलिटीज एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट को भी बढ़ाना है और उसके बाद पाकिस्तान नेवल कैपेबिलिटी को भी यहाँ पर इनहेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले मैरीटाइम पॉलिसी फाइनलाइज किया गया, तो अ नेशनल पॉलिसी अवेटिंग गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, एक्टिवली चैंपियनड बाय पाकिस्तान नेवी टू गाइड सेक्टोरियल ग्रोथ। उसके बाद है इंडिजिनाइजेशन ड्राइव न्यू प्लान टू एक्सटेंसिवली एंगेज टू लोकल इंडस्ट्री। इस जो मैरीटाइम पॉलिसी का सबसे पहला जो रहेगा यहाँ पर वो लोकल इंडस्ट्री को यहाँ पर डेवलप करना है, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट को यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके बाद यहाँ पर कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए जितने भी अगर देखा जाए यहाँ पर जितनी भी आपकी ट्रेड होती है तो वो अगर देखा जाए तो टोटली आपके समुद्री रास्तों से ही होती है। तो अगर देखा जाए तो एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के ऊपर बात की जा रही है, कैपेबिलिटीज की बात की जा रही है, डिफेंस के अंदर जो है यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की जा रही है और जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज है उनको अपलिफ्ट करने की बात की गई है मैरीटाइम पॉलिसी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो है यूसीएवी का मतलब होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स प्रोटोटाइप, ठीक है। ये ड्रोन बेसिकली बोला जाता है, जो ड्रोन्स बनाए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और विदाउट पायलट के अनमैन्ड जो यहाँ पर कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का मतलब जो विदाउट पायलट के यहाँ पर ड्रोन बनाए गए जो काफी हेल्प आउट होते हैं, जो सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली बनाया गया है, ठीक है। Advanced combat drones prototype built with the local parts and now seeking private investment for large scale production, और इसकी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। तो मैरीटाइम पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करनी है और ब्लू इकोनॉमी का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है या ऐसे आता है तो इसके ऊपर आज आप जो है अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी का सजेशन दे रहे हैं तो ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन वॉर। अब देखें ये तो हमने बहुत इसके ऊपर डिस्कशंस किए हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट जो हुई है इस चीज को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। हो क्या रहा है यहाँ पर, यूक्रेन ड्रोन अटैक क्लेम्स थ्रेटन पीस टॉक्स, ये बेसिकली यहाँ पर जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट है। हुआ क्या है यहाँ पर, रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी जो रेजिडेंस है यहाँ पर उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर नवगोर्ड रेजिडेंस है इनकी नवगोर्ड के अंदर, ठीक है, नवगोर्ड के अंदर। तो नवगोर्ड के अंदर जो रेजिडेंस है उनके ऊपर जो है यहाँ पर ड्रोन अटैक किए गए हैं और जो ड्रोन अटैक किए गए हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पर नजर आते हैं 91 जो है लॉन्ग रेंज जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं, 91 लॉन्ग रेंज, ठीक है, ये वाले, ठीक है, 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स जो हमें अटैक नजर आता है यहाँ पर रेजिडेंट्स के ऊपर जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी नजर आती है कि यूक्रेन के जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जो है क्लेम जो कर रहे हैं ये झूठ है, इसको रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। हो क्या रहा है कि इनकी अब यूक्रेन क्या क्लेम यहाँ पर बात कर रहा है, रीड बटल में क्या कर रहा है यहाँ पर व्लादिमीर जो यहाँ पर ज़ेलेंस्की, वो कहते हैं कि रशिया क्लेम कंप्लीट फैब्रिकेशन, वो कहता है कि ये कंप्लीट एक फैब्रिकेशन है और ये एक ब्लेम है ताकि जो यूएसए यहाँ पर जो पीस लाने की बात कर रहा है या एंड ऑफ वॉर की बात कर रहा है या सीज फायर की बात कर रहा है उसको यहाँ पर क्या किया जा सके, रोका जा सके। असल पर्पस वो कहता है ये है पीस प्रोसेस को यहाँ पर रोका जा सके। तो अब देखें यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि अगर देखा जाए यूरोपीय यूनियन ने
और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज या यूएसए ने, दोनों ने अगर देखा जाए तो कंप्लीटली अगर बोला जाए तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने जितने भी है उन्होंने इंटरनेशनल कमीशन बनाया फॉर यूक्रेन के लिए। फिर यूएसए ने क्या किया, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 28 पॉइंट्स दिए, पीस प्लान दिया इसको यूक्रेन और रशिया की वॉर को एंड करने के लिए, सीज फायर के लिए। तो ये डेवलपमेंट समय यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मियामी टॉक्स भी हमने यहाँ पर लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो ये डेली बेसिस के ऊपर जितने भी इवेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये लाजमी ऐड करते जाइएगा, ताकि आपके जो मार्क्स आ रहे हैं ना 50 आ रहे हैं या 40 आ रहे हैं करंट अफेयर में, तो वो आप इजीली 60 क्रॉस करवा सकते हैं, 70 अराउंड कर सकते हैं, अगर आपको करंट जितनी भी न्यू डेवलपमेंट्स होती जा रही है उनको जो अगर आप ऐड करते जाए। अब आप ऐड करके बैठ गए हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कमीशन या 28 पॉइंट दिए हैं जी यूएसए ने, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है उनको आप ऐड ही नहीं करते, हालांकि एग्जामिनर को पता है न्यू अपडेट क्या है ना। तो यहां पर जो आपके मार्क्स जो अगर वो देता है ना, फिर जो 20 के होता है तो फिर 8 या 7 पे लेकर आता है, क्योंकि वो उसको पता है कि एग्जाम तो हुआ है अभी 2026 के अंदर और ये डेवलपमेंट्स हुई है 25 के अंदर, तो एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता कि 25 के अंदर डेवलपमेंट क्या हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक इवेंट, एक एक टॉक्स, निगोशिएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आपके इसी वजह से जो है आपके मार्क्स बढ़ते हैं और एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को करंट इश्यूज के बारे में या बिफोर एग्जाम जितना भी करंट यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई है वो सारी जो है यहाँ पर एस्पिरेंट्स को पता है और वो 1 बाय 1 जो है यहाँ पर ऐड करता जा रहा है। यहाँ पर ब्रीफली बताना, आपने डिटेल्स नहीं बतानी। फॉर एग्जांपल अभी जो यहाँ पर अगर देखा जाए यूक्रेन वॉर अगर देखा जाए, व्लादिमीर पुतिन जो है उनके ऊपर घर के ऊपर या रेजिडेंट्स के ऊपर यहाँ पर जो ड्रोन अटैक किए गए, तो ये आप ऐड करके यहाँ पर थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये क्लेम किया लेकिन यूक्रेन ने इस चीज को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, ताकि ये पीस जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है इसको रोका जा सके। अब यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो एग्जामिनर को एक पॉइंट मिल जाएगा कि बच्चे को अभी करंट सिचुएशन का या कंटेम्परेरी सिनेरियो का पता है तो उसने ऐड कर दिया। लेकिन होता है कि आप ओल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर ऐड करके बैठे होते हैं और करंट का आपको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से फिर मार्क्स जो है ना वो आपके कट जाते हैं, डाउन चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास इंपोर्टेंट वोकैब है, आज काफी जो हमारे पास न्यू वर्ड्स भी रहेंगे यहाँ पर जो हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने जो वोकैब के अंदर जो वेरिएशन लेकर आनी है वो भी चीजें हैं यहाँ पर। परमाफ्रॉस्ट, सबसे पहले वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है यहाँ पर, मतलब होता है सॉरी यहाँ पर परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, ठीक है, एकदम जमूद का शिकार हो जाना, ठीक है। स्टैग्नेशन या फ्रोजन सोइल को बोला जाता है, आइस बाउंड ग्राउंड को बोला जाता है। क्रीडेंस का मतलब होता है यहाँ पर बिलीफ या एक्सेप्टेंस एज ए ट्रू, ठीक है, यकीन या बिलीफ या ट्रस्ट को बोला जाता है क्रीडेंस, ठीक है। उसके बाद है लंपेनिज्म। लंपेनिज्म का मतलब होता है सोशल डिग्रेडेशन होना, ठीक है, अंडर क्लास मेंटेलिटी को बोला जाता है, ठीक है, समाजी पसमानदगी आप कह सकते हैं, बैकवर्डनेस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नजर आता है डी जनरेशन या अंडर क्लासनेस, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके बाद है अबेस। अबेस का मतलब होता है वेरी डीप कैजम, डेप्थ, ठीक है, गहरी खाई या इंतहाई गहराई में, ठीक है, कैजम या वॉइड। उसके बाद हमारे पास है जिंक्स। जिंक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉज ऑफ बैड लक। अब बैड लक के बता बदशुगनी कह सकते हैं, नहुसत या कर्स कह सकते हैं या हैक्स को कह सकते हैं। जिंक्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर्स की जगह पे अगर आप जिंक्स लेकर आते हैं। स्कैप गोट, स्कैप गोट आपको पता है जो है वो कह ले के यहाँ पर किसको बोला जाता है, कुर्बानी का बकरा बनाना, ठीक है, बलि का बकरा बना लेना, ठीक है, किसी को फाल गाय या विक्टिम बना लेना, ठीक है। वन ब्लेम्ड फॉर अदर्स फॉल्ट्स, ठीक है। एक्वेसेंस, क्वेश्चंस का मतलब होता है पैसिव एक्सेप्टेंस, ठीक है, खामोश रजामंदी, ठीक है, कंप्लायंस कह सकते हैं यहाँ पर या कंसेंट कह सकते हैं एक्वेसेंस मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहेगा ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं अपने वोकैब की लेक्चर सीरीज के अंदर। विदरेंग, विदरेंग का मतलब होता है काजिंग डिक्लाइन या डिके। विदरेंग का मतलब होता है डिक्लाइन होना, जवाल पजीर होना या तबाह हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, विल्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा डीकेइंग या तोड़फोड़ या मुरझा जाने वाली या तबाहकुन हाल, ठीक है, तबाहकुन सूरत हाल कह सकते हैं। मरमरिंग का मतलब होता है लो सॉफ्ट विस्परिंग करना, सरगोशी करना, ठीक है। उसके बाद मटरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, मटरिंग। उसके बाद है जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट आप पहली दफा यहाँ पर वर्ड सुन रहे हैं, जेन्यूफ्लेक्ट। जेन्यूफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। नील एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट के लिए क्या करना, आगे झुक जाना। जैसे आप किसी के साथ सलाम करते हैं तो एकदम से आप झुक जाते हैं, तो झुक कर मिलते हैं, तो इसको बोला जाता है जेन्यूफ्लेक्ट।
जेन्युफ्लेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर नील या बो को कहना या झुकने को बोला। अलूफनेस आपको पता ही है कि सेपरेशन को बोला जाता है, इमोशनल डिस्टेंस या कह सकते हैं ला ताल्लुकी को या बेरुखी को, डिटैचमेंट या रिजर्व। मैं अलूफ की बात कर रहा था सेपरेशन, लेकिन यहाँ पर सेपरेट करना, लेकिन अलूफनेस का मतलब होता है यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ला ताल्लुकी बेरहमी डिटैचमेंट, ठीक है। सरडोनिक, सरडोनिक आपका ऑलरेडी रिपीटेड है, ये आपका एमपीटी के अंदर पूछा जा चुका है, पीपीएससी के अंदर भी आ चुका है, एफपीएससी के अंदर भी। ग्रिमली, मोकिंग, तंजिया या सिनिकल या मोकिंग, अब सिनिकल भी काफी दफा आ चुका है। फ्लैटेंड, फ्लैटेंड का मतलब होता है मेड फ्लैट और लेवल, ठीक है, हमवार करना, लेवल्ड करना, कंप्रेस्ड करना, ठीक है। ब्रिसलिंग, ब्रिसलिंग काफी जो है वो कह ले के वर्ड काफी भी यूज हो चुका है हमारे कंपेटिटिव एग्जाम में। फुल ऑफ द एंगर एंड एनर्जी, गुस्से से भरपूर या सीधिंग कह सकते हैं, स्पीकी कह सकते हैं, स्पाइकी भी कह सकते हैं। लिटरेजी, लिटरेजी का मतलब होता है सेट फॉर्म ऑफ द रिलीजियस वर्ड्स, मजहबी अबादात का यहाँ पर तरीकेकार को बोलता है लिटरेजी। लिटरेजी रिचुअल कह सकते हैं या सर्विस कह सकते हैं लिटरेजी। उसके बाद हमारे पास है साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रस्ट ऑफ सिंसेरिटी, बदगुमानी या बदइतमादी, ठीक है। डिस्ट्रस्ट को हम कह सकते हैं, स्केप्टिसिज्म को कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आता है, हॉस्पिस। हॉस्पिस का मतलब होता है केयर सेंटर फॉर डाइएंट, ठीक है, आखिरी इलाज के जो मरकज होते हैं उनको बोला जाता है केयर होम्स या हम कह सकते हैं। उसके बाद इन्फर्मरीज बोल सकते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रिब, क्रिब का मतलब होता है इन्फेंट बेड्स, इन्फेंट्स बेड, बच्चों का झूला या कोट या बेसिनेट कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद लिंच्ड, लिंच्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास। लिंच्ड का मतलब होता है किल्ड बाय मॉब वायलेंस, बहुत सारे हजूम में जो है वो मारे जाना, ठीक है। उसके बाद है मॉब किल्ड या एग्जीक्यूटेड। एट्रोसिटीज आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर एक्सट्रीमली क्रल एक्ट्स को बोला जाता है जालमाना, ब्रुचैलिटीज को बोला जाता है, हॉरर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। डायस्पोरा ऑलरेडी आपको पता है कि पीपल लिविंग अवे फ्रॉम द होमलैंड कह सकते हैं, ठीक है। एक्साइल कम्युनिटी को बोल सकते हैं, डिस्पर्जन को बोल सकते हैं, ठीक है। वतन आबादी, जिला वतन आबादी को यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर अगर रिपीट हो भी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं उनको यहाँ पर कह लेके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारे ऑलरेडी, चाहे पीपीएससी है, चाहे हमारा कोई भी बीपीएससी है, चाहे केपीपीएससी है, चाहे हमारा एफपीएससी है, चाहे हमारा सीएसएस एग्जाम है, पीएमएस है, उसके अंदर जो है ये सिनोनिम्स ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं, ठीक है।